चलो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर 5 चैप्टर है पॉलिटिकल का, तुम्हारी सेकंड बुक का। चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना, यही है ना? ठीक है, सुनो जरा, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना करेंगे। हमने पीछे चारों चैप्टर में पढ़ चुके, कैसे देश आज़ाद हुआ, विभाजन कैसे हुआ। तीसरे चैप्टर में गए नियोजित विकास कैसे हुआ, वो पढ़ा। फिर भारत ने अपने आप को न्यूट्रल कैसे रखा, विदेशी संबंध कैसे ठीक किए दूसरे देशों के साथ, और कैसे इसने 4-4, 5-5 वॉर के पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, सब कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? चीन का पढ़ा, पाकिस्तान का पढ़ा। अब पढ़ेंगे शास्त्री के बाद का काल, वो तो सारा पढ़ लिया, देश में क्या क्या हो रहा था। अब कांग्रेस की प्रणाली में पढ़ेंगे क्या क्या हो रहा है, कांग्रेस की प्रणाली पढ़ेंगे कि उसमें क्या हो रहा है। देश में तो पढ़ लिया, देश की बात करेंगे अब बाद में, पहले कांग्रेस की बात करेंगे। अब देखो जरा, हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री, हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री जो बना 1946 से लेकर 64 तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। साहिल का उठा ले। तो पहला प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इन बेचारों की मृत्यु हो गई 64 में। क्यों? किसकी सदमे की वजह से? चीन के सदमे की वजह से। क्यों? क्योंकि चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया 62 में, और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 64 में ये हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। देश को अकेला छोड़कर, हमें अकेला छोड़कर चले गए इस दुनिया से 64 में। तो जब ये अकेला छोड़कर चले गए तो कांग्रेस जो पार्टी थी उसके अंदर तो बड़ी खटपट शुरू होगी। खटपट क्या शुरू, वो देखो जरा। जब तक नेहरू था ना, नेहरू अपने हिसाब से काम करता था, जब तक नेहरू था। लेकिन जैसे नेहरू मरा ना, कांग्रेस के अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना, वो उठ खड़े हुए। उनको लगा कि अब हम कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से और देश अपने हिसाब से चलाएंगे। तो उस समय कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष था, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था जो, उसका नाम था के कामराज। के कामराज ये वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारे स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा करी थी, बच्चों के लिए मिड डे मील की सुविधा करी थी के कामराज ने। ये वो आदमी है, कांग्रेस का अध्यक्ष था ये, ठीक है, जिसकी वजह से तुम फ्री का मलिदा खा रहे हो ना, ये इसकी वजह से खा रहे हो, अध्यक्ष की वजह से, 8वीं तक, है ना? तो के कामराज ने करा था हमारे देश में। तो अध्यक्ष कौन था उस समय जिस समय नेहरू मरा? के कामराज था। तो जब के कामराज अध्यक्ष था जिस समय नेहरू मरा, तो के कामराज को लगा यार नेहरू तो मर गया, उसकी मृत्यु होगी, अब क्या करा जाए? अब हमें किसी और को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा ना देश को चलाने के लिए, किसी को तो बनाना पड़ेगा, पर किसको बनाया जाए? के कामराज के पास 2 ऑप्शन थे। 2 ऑप्शन में पहला ऑप्शन था आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन में थे लाल बहादुर शास्त्री। अब के कामराज ऐसे आदमी को मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहता था जो कि उसके इशारों पर काम करे, उसकी बातें माने। कांग्रेस पार्टी में ना एक ना 7-8 लोगों का ग्रुप था, बड़े बूढ़े लोगों का ग्रुप था, वो बहुत वरिष्ठ लोग थे, एल्डर लोग थे, उसमें के कामराज भी शामिल थे। उसको बोलते सिंडिकेट। सिंडिकेट पूछेंगे सिंडिकेट क्या था, तो तुम बताओगे कि कांग्रेस में जो बड़े बड़े जो वरिष्ठ लोग थे, बड़े वरिष्ठ आदमी थे, वो सब लोग सिंडिकेट कहलाते थे कांग्रेस के अंदर। और उस सिंडिकेट का मेंबर था के कामराज। सिंडिकेट कौन होता है? जो अपने हिसाब से चलाते हैं प्रधानमंत्री को, वो सिंडिकेट है। जब तक नेहरू रहा तब तक सिंडिकेट की बात नेहरू ने नहीं मानी, पर जैसे नेहरू चला गया अब सिंडिकेट प्रभावशाली हो गया, उसको लगा अब हम चलाएंगे। तो क्या किया के कामराज? सोचा हमारे पास 2 ऑप्शन है भाई प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक मोरारजी देसाई है, एक लाल बहादुर शास्त्री, किसको बनाया जाए? तो के कामराज चाहता था ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना जिसका कोई जनाधार ना हो, जिसकी कोई पॉपुलैरिटी ना हो, जिसको कोई जानता ना हो, जानता पर इतना ना जानता हूं। अब मोरारजी देसाई की पॉपुलैरिटी बहुत थी, क्योंकि ये भाई साहब गृह मंत्री भी रह चुका था महाराष्ट्र का, ये आईसीएस ऑफिसर भी था, जिसको आज आईएएस बोलते हैं तुम लोग, ये आईसीएस था उसमें, उसका नाम आईसीएस था, आईएएस तो अब नाम हुआ चेंज, ये आईसीएस ऑफिसर भी था, इसको पूरी राजनीति की पूरी नॉलेज थी। तो के कामराज ऐसे प्रधानमंत्री बनाना चाहता था जो जिसको कोई नॉलेज ना हो, कम नॉलेज हो, जिसका कोई जनाधार ना हो, जिसको कोई जानता ना हो, कम जानते हो, और जो कल को हमारे खिलाफ ना खड़ा हो जाए, ऐसा आदमी चाहिए हमें। तो ये समझ गए थे कि मोरारजी था वो आदमी नहीं जो जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ये तो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, ये नहीं चाहिए, इसको नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे लाल बहादुर शास्त्री को। शांत प्रिय आदमी, विनम्र आदमी, सच्चाई ईमानदार व्यक्ति है, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे प्रधानमंत्री। तो सेकंड जो हमारा देश का प्रधानमंत्री बना, नेहरू के बाद जो हमारा प्रधानमंत्री बना सेकंड 1964 में, कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री।
लाल बहादुर शास्त्री बना। लाल बहादुर शास्त्री बना और ये 66 तक रहा। क्यों रहा? क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री दूसरा प्रधानमंत्री बना हमारे देश का, उसके समय दो मुद्दे आए। पहला मुद्दा आया हरित क्रांति का, जिसमें हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी। इन्हीं के कहने पर हमारे देश में हरित क्रांति लागू हुई। इन्हीं के कहने पर लोगों ने सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया था, सोमवार का खाना छोड़ दिया था उन्होंने, इन्हीं के कहने पर। पहला मुद्दा यह आया। दूसरा मुद्दा आया भारत और पाकिस्तान का वॉर, 65 का जो वॉर हुआ, शास्त्री के सामने मुद्दा है। शास्त्री ने उस वॉर में अच्छी भूमिका निभाई, बहुत अच्छे से उन्होंने लीड किया, नेतृत्व दिया इंडियन आर्मी को, और इंडियन आर्मी में बहुत अच्छे से इस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी। इस वॉर में पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हमारी इंडियन आर्मी ने 10,000 सैनिकों ने बंदी बना लिए थे। समथिंग इतना 10-15 हजार इतने ही थे हमारे इंडियन आर्मी के, लेकिन हमने पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंदी बना लिए थे। 90-93,000 ऐसे ही था, कुछ ऐसे ही आंकड़ा था। 65 का वॉर हुआ हमारे साथ, भारत और पाकिस्तान का। हम ये वॉर जीत गए शास्त्री की वजह से। शास्त्री की वजह से जब ये वॉर जीते तो बाद में क्या हुआ, शास्त्री जी इस वॉर को खत्म करने के लिए, बाद में शास्त्री इस वॉर को खत्म करने के लिए उज्बेकिस्तान गए। उज्बेकिस्तान में एक जगह इसको बोलते हैं ताशकंद, वहां पर गए। भारत और पाकिस्तान का समझौता वहां पर करवाया गया रशिया की मदद से। रशिया ने समझौता कराया, 9 जनवरी को समझौता हुआ। 10 जनवरी को शास्त्री जी हम इस दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। उनकी मौत मिस्ट्री है, कैसे मौत हुई पता नहीं लगा आज तक। 10 जनवरी को छोड़ के चले गए। अब मुराद से फिर से गड़बड़ा गया, क्या रब्बी तो इतनी मुश्किल से एक प्रधानमंत्री ढूंढा था यार, अब वो भी मर गया, अब क्या करें, अब किसको बनाए प्रधानमंत्री? फिर इसको समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ तो करना पड़ेगा फिर से के कामराज को, है ना। अब किसको बनाया जाए? तो के कामराज ने बोला भाई 1 विकेट तो चलेगी। अब कौन है भाई जो प्रधानमंत्री बनेगा? भाई शास्त्री तो चला गया, किसको बनाया प्रधानमंत्री? तो इसके पास फिर से वही, अब 2 आदमी फिर से आ गए। एक मोरारजी देसाई तो था, दूसरा था आईजी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपके नेहरू जी की बेटी थी। इंदिरा जी नेहरू जी की बेटी थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है, नेहरू की बेटी थी। तो के कामराज को लगा मोरारजी देसाई को तो हमारे बनाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको बना दिया ये हमारी बात मानेगा नहीं, इसको सारा पता है। कांग्रेस में कोई तो ऐसा होगा जिसको कुछ नहीं पता है। फिर उनके दिमाग में यार नेहरू की बेटी है इंदिरा गांधी, उसको कुछ नहीं पता काम कैसे होता कैसे नहीं होता, इसको बनाओ प्रधानमंत्री, इसको चलाएंगे। उस समय का नाम चलता था गूंगी गुड़िया। इसको बोला गया कि इंदिरा गांधी तो गूंगी गुड़िया, सब कुछ भी करा लेंगे, हम लोग चला लेंगे अपने हिसाब से इशारों पर नचाएंगे। वो तो बाद में गूंगी गुड़िया ने बताया ना वो क्या चीज़ है, बाद में बताया ना। तो फिर के कामराज सोचा भाई इसको बनाते हैं भारत का तीसरा प्रधानमंत्री। तो 1966 में शास्त्री के मरने के बाद 1966 में जो प्रधानमंत्री बनी वो बनी इंदिरा जी। अब आएगा मजा जब ये गद्दी पर आई है, अब खेल में मजा आएगा, अब खेल खेलने में मजा आएगा, सुनने में मजा आएगा। 66 में जब प्रधानमंत्री बनी ना तो सिंडिकेट ने इसको बोला देख बेटा जो भी काम करना हमसे पूछ के करना, कुछ भी अपने हिसाब से मत कर लेना, क्योंकि आपको भी कुछ नहीं पता। और सच्ची में इंदिरा गांधी को कुछ नहीं पता था प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारियां होती है, क्या काम होता है, कुछ नहीं पता था उसको। तो इतना था भी सिंडिकेट जो बोलेगा मैं वही करूंगी। इंदिरा गांधी ने यही सोच रखा था। 1 साल तक तो उसको पता ही नहीं लगा कि कैसा काम होता है, प्रधानमंत्री काम क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रधानमंत्री को जाना होता है, कहाँ का क्या क्या करना पड़ता है। 1 साल तक उसको कुछ समझ नहीं आया। 1 साल के बाद क्या हुआ, हमारे देश में 1967 के इलेक्शन आ गए। 1967 के लोकसभा इलेक्शन आ गए। लोकसभा इलेक्शन में किसको चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना, तो लोकसभा का इलेक्शन आ गया। अब जब लोकसभा का 1967 में इलेक्शन आया, कंफ्यूजन है कि 66 में कैसे इलेक्शन, 67 में इलेक्शन कैसे है, तो 66 में तो प्रधानमंत्री बनी, कंफ्यूजन है ना। बताता हूँ, ये दोनों जो गद्दी पर बैठे थे ना ये बिना इलेक्शन के बैठे थे, इलेक्शन थोड़ी हुआ था। इनको नेहरू की गद्दी दी गई थी, नेहरू की गद्दी दी गई थी, समझे ना। जैसे कोई सरकारी नौकरी में होता है ना और किसी डेथ हो जाती है तो उसके रिलेटिव को दे देते हैं, भाई तुम ले लो, तुम्हारे जो रिलेटिव मरे थे। इनको गद्दी दी गई थी, बिना इलेक्शन के आए थे लोग। चलो बताता हूँ तुम्हें। 1952 का हमारा पहला चुनाव हुआ था। 5 साल बाद चुनाव होते हैं, 52 में ऐड करो, 57 में हुआ, 57 में 5 ऐड करो, 1962 में इलेक्शन हुए, फिर 5 साल ऐड करो, 1967 आ गया। और इलेक्शन कब हुए? तो तीसरे चुनाव हमारे हुए लोकसभा के, तीसरे चुनाव होते लोकसभा के 1967 में हुए, जिसमें इंदिरा जी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार खड़ी थी। इलेक्शन हुए, जब इलेक्शन हुए तो 1967 में तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इंदिरा गांधी की जो सीटें थी वो 9 राज्यों में हार गई इलेक्शन के समय। और जब इलेक्शन हुआ था, इसको हारने के पीछे एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आया था ना, एक सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके राम मनोहर लोहिया का, क्योंकि इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था 1967 में। 1967 में इंदिरा गांधी के हारने का बिल्कुल सबसे बड़ा जो श्रेय जाएगा वो राम मनोहर लोहिया को जाएगा।
राम मनोहर लोहिया को श्रेय जाएगा 1967 का, क्योंकि इन्होंने नारा दिया गैर कांग्रेसवाद का। तुमसे पूछेंगे गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, तो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। जब 1967 का इलेक्शन आया तो बहुत सारी जो पार्टियां थी वो खड़ी होगी। क्यों क्यों खड़ी, क्योंकि नेहरू मर चुका था। जब तक नेहरू था तब तक कांग्रेस बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन जब नेहरू चला गया तो बहुत सारी पार्टियां उठ खड़ी हुई और उन्होंने अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली। उसमें राम मनोहर लोहिया ने भी एक अलग पार्टी बनाई और उन्होंने नारा दिया गैर कांग्रेसवाद का। जब गैर कांग्रेसवाद का नारा हुआ तो 1967 में जब इलेक्शन पूर्ण हुए तो जब रिजल्ट आया उसमें देखा गया कि इन पार्टियों की वजह से, इन क्षेत्रीय इन एंटी पार्टियों की वजह से कांग्रेस की जो 9 सीटें 9 राज्यों में सरकार हार गई है। 9 राज्यों में उनकी पार्टी हार चुकी थी। दो वैसे 7 में हारी थी, 2 राज्य की सरकार ऐसी थी जो कि जीत चुके थे वहां से, पर वहां के जो नेता थे वो लोग किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे, दल बदल लिया था उन्होंने, दल बदल। एक आया राम और गया राम तुम्हारी बुक में है, वो ऐसे ही आदमी था, हरियाणा सा था, आया राम और गया राम। भाई साहब कांग्रेस की पार्टी से सीट लड़ी उसने और चुनाव लड़ा, ठीक है, जीता, फिर किसी और पार्टी में शामिल हो गया, कुछ समय बाद फिर से वापस आ गया, कुछ समय बाद फिर से वापस चला गया। इसी को बोलते हैं आया राम और गया राम। चंडीगढ़ में जुमला चल गया था आया राम और गया राम, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना तब पता चल गया था। तो आया राम और गया राम ये हुआ था। तो 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार 9 राज्यों में हार गई। इससे इंदिरा गांधी को इतना बड़ा धक्का लगा। इंदिरा गांधी ने अपनी सीट तो कैसे न कैसे बचा ली, वो पीएम बनी रही, लेकिन उसकी सरकार 9 राज्यों में हार गई, बहुत बड़ा धक्का लगा। तो इसको धक्का लगा तो उसने सोचा भाई मेरी जो पार्टी, मेरे पापा की जो पार्टी बनाई गई थी वो 9 राज्यों में कैसे हार गई, जो कभी भी हारती नहीं थी, वजह क्या है, कोई तो वजह रही होगी। तो उसने वजह खोजने की कोशिश करी, तब उसको पता लगा कि मेरा कोई जनाधार नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं, मुझे सिर्फ लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से। क्या जानते हैं कि मैं नेहरू की बेटी हूँ, और लोग मुझे वोट क्यों करेंगे, उनके लिए मैंने तो कोई काम भी नहीं किया, लोग मुझे तभी वोट करेंगे जब मैं गरीबों के लिए काम करूंगी। तो उसने 2 कमियां देख ली। उसने देखा कि मुझे सबसे पहले अपना जनाधार बनाना पड़ेगा और मुझे गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा। तब उसने काम करना शुरू किया 1967 से। 1967 में उसने पहला काम ये किया, इंदिरा गांधी ने, उसने पहला काम ये किया, उसने सिंडिकेट की बात मानने से इनकार कर दिया, पहला काम कर दिया। दूसरा काम उसने ये किया कि उसने सलाह के लिए सिंडिकेट था ना, क्या बोला था कि कामराज ने कि आपको सारी जो भी कुछ भी काम करना हमसे सलाह ले लेना, इंदिरा गांधी को बोला था ना। इंदिरा ने पहला काम ये किया, सिंडिकेट को क्या कर दिया, बाहर कर दिया और उससे सलाह लेने के अलावा उसने बाहर से लोगों को नियुक्त कर लिया सलाह के लिए, बाहर से सलाहकार नियुक्त कर लिए और सिंडिकेट की बात मानने से इनकार कर दिया। 2 काम करे, सिंडिकेट खफा हो गया, गुस्सा हो गया, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि नहीं, ये हुआ 67 में। फिर कुछ समय बाद फिर इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम अनाउंस कर दिया, वो भी बिना सिंडिकेट से पूछे। किससे, बिना सिंडिकेट से पूछे 1967 में इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम अनाउंस कर दिया। और इंदिरा गांधी को बहुत पता थी कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बने रहना है, एक अपना जनाधार बनाना है, मुझे पार्टी मजबूत बनानी है, तो मुझे गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा। तो उसने बिना सिंडिकेट से पूछे 10 सूत्री कार्यक्रम अनाउंस कर दिया। 10 सूत्री कार्यक्रम में क्या था सुनो जरा। इंदिरा गांधी सोचा भी मैं गरीबों के लिए काम करूंगी तभी मुझे वोट मिलेंगे। तो 1967 में बिना सिंडिकेट से पूछे उसने क्या कर दिया, 10 सूत्री कार्यक्रम अनाउंस कर दिया, 10 पॉइंट प्रोग्राम। 10 पॉइंट प्रोग्राम लागू कर दिया 1967 में बिना सिंडिकेट से पूछे। इसमें था क्या, इसमें यह था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, LIC का राष्ट्रीयकरण करना है। मतलब क्या होता है, प्रीवी परसों खत्म करना है। कुछ पता है मतलब, हाँ कुछ पता है। और क्या काम था, चकबंदी समाप्त करनी है, लैंड सीलिंग एक्ट लेके आना। ये कुछ 5 काम थे जो कि 10 पॉइंट प्रोग्राम में शामिल थे। इंदिरा गांधी सब कुछ करना चाहती थी, सब कुछ। देखो क्या करना था, पहले इंदिरा गांधी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम बिना किसी सिंडिकेट से बिना पूछे कर दिया अनाउंस, बिना सिंडिकेट से पूछे। पहला इसमें काम ये लिखा होता कि मैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करूंगा। मतलब है कि देश में 14 बड़े बैंक थे जो कि प्राइवेट थे, जिनमें गरीब लोग नहीं जा सकते थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, उन्होंने बोला कि मैं 14 बैंकों को जो प्राइवेट है उन सबको राष्ट्रीयकरण करके उनको सरकारी करूंगी। राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकारी कर दूंगी, जिसमें कि गरीब लोग जा सकते हैं, अपना खाता खुलवा सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो उसने बोला मैं 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करूंगी। आज जो बैंक तुम्हारे पास है इनकी देन है भाई,
जो आज हम कैसे फटे हुए कपड़े पहनकर कैसे न कैसे चले जाते हैं, वो इनकी वजह से। लेकिन जब बैंक प्राइवेट थे ना, तो वो कपड़े देखकर जज करते थे कि ये बैंक में जाने के लायक है कि नहीं है। कपड़े अच्छे होंगे तभी बैंक में जा सकते थे, उसके अलावा नहीं। तुम चप्पल पहन के भी चले जाओ बैंक में, चप्पल भी मत पहनो, घुसने देंगे। उस समय जाके देखते, उस समय बिल्कुल भी नहीं था, प्राइवेट बैंक थे उस समय। अब सरकारी है हमारे पास, हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LIC का राष्ट्रीयकरण करा। LIC उस समय सिर्फ अमीर लोगों की होती थी। इंदिरा ने सोचा भाई अमीर लोग क्यों, गरीब लोग क्यों नहीं होगी, गरीबों को की भी होगी LIC, तो उन्हें LIC का भी राष्ट्रीयकरण करा। और LIC हमारे देश में सरकारी कंपनी है ना। जीवन के साथ, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, यही है ना वो LIC, है ना। प्रीवी पर्स का खात्मा, तीसरा काम किया इंदिरा गांधी ने। उसने बोला कि मैं प्री पर्स को खत्म करूंगी। प्रीवी पर्स अंग्रेज राजाओं को दी गई पेंशन थी, राजाओं को पेंशन दी जाती थी प्रीवी पर्स के द्वारा। तुमसे पूछेंगे प्रीवी पर्स क्या है, तो तुम बताओगे प्रीवी पर्स एक व्यवस्था थी जो कि संविधान में, संविधान सभा द्वारा लिखी गई थी। इसके अंतर्गत भारत की सरकार उन राजाओं को पेंशन देने का काम करती थी जिन राजाओं ने हमारे देश में उनका क्षेत्र विलय करवाया है। बस उनको पेंशन देनी थी। जैसे कि हैदराबाद का निज़ाम था, जितने भी 565 रियासतें थी उन सबको कुछ पैसा देना था हमें हर साल विलय के लिए। अभी कहा तो तुमने 565 रियासतों को क्या क्या वो बिना पैसे लिए तुम्हें करवा लेंगे, कुछ तो तुम्हें भी देना पड़ेगा ना। तो आश्वासन दिया था पटेल ने कि हम आपके लिए संविधान में पेंशन की व्यवस्था करेंगे, हर महीने या हर साल देंगे आपको, आपका शासन चलता रहेगा। तो यही इसी बात पर तो माने थे सारे 565 रियासतों के राजा कि हमें पेंशन मिलती रहेगी। तो इंदिरा ने सोचा कि पेंशन देने का काम खत्म अब। क्यों? वो जब तक 2 प्रधानमंत्री थे उन्होंने दे दिया, अब मैं नहीं देने वाली, क्योंकि ये जो तुम्हारा पैसा, इतना सारा पैसा, तुम्हारे राजाओं के पास तो पैसा, मेरी जनता के पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो भूखमरी है बेचारी, भूखे मर रहे हैं, उनको खिलाऊंगी ना मैं, तुम्हें क्यों दूं। इंदिरा गांधी ने बोला मैं प्री पर्स को खत्म करूंगी, ये प्री पर्स होना ही नहीं चाहिए। ये जो एक्ट बनाया गया राजाओं के लिए खत्म ही करूंगी, और ये सारा पैसा मैं गरीबों के लिए यूज करूंगी। ये था प्री पर्स। चकबंदी और लैंड सीलिंग एक्ट भूमि के एक्ट थे। लैंड सीलिंग एक्ट में ये लिखा हुआ था, इंदिरा गांधी ने ये बोला था कि मैं लैंड सीलिंग एक्ट के तहत कुछ भूमि डिसाइड कर दूंगी। क्योंकि जब इंदिरा गांधी थी ना, उसमें ना बहुत सारे राजा रजवाड़े उस समय भी थे जिनके पास हजारों के एकड़ में जमीनें थी, 2-3 हजार एकड़ जमीनें थी। तो इंदिरा गांधी ने बोला भाई ये जमीन इनके पास ऐसी वेस्ट कर रही पड़ी हुई है, कुछ नहीं करते जमीनों, एक काम करो इन जमीन को इनसे छीनो और पकड़ा दो SC ST को, जिससे कि उनका उत्थान हो सके, इनको पकड़ा दो, इनसे छीनो सारी जमीनें। तो इंदिरा गांधी ने लैंड सीलिंग एक्ट बनाया, उसमें बोला कि मैं एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर दूंगी, फिक्स एक संख्या डिसाइड कर दो जिसमें कि इतनी भूमि में रख सकते हैं, बाकी सारी हम छीन लेंगे। जैसे किसी आदमी के 500 एकड़ जमीन है, तो इंदिरा गांधी ने डिसाइड कर दी कि 25 एकड़ जमीन रख सकता है कोई व्यक्ति। 25 एकड़ के बाद जितनी भी जमीनें होगी सारी सरकार एक्वायर कर लेगी, सारी जनता को दे दी जाएगी तुमसे छीन कर। यही होता था, यही है लैंड सीलिंग एक्ट। भाई गरीबी मिटानी है, गरीबी मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को जमीनें देनी पड़ेगी जिनको खेती कर सके। तो लैंड सीलिंग एक्ट में इंदिरा ने यही बोला था कि जितने भी अमीर लोग हैं जिनके पास भूमि फ्री ऐसी पड़ी हुई है, जिन पे वो काम धंधा नहीं करते, उनसे जमीनें छीनो और जाके गरीबों SC ST को दे दो, जिससे कि अपना उत्थान कर सके। ये था लैंड सीलिंग एक्ट। तो ये सब कुछ करना था इंदिरा गांधी को, ये सब कुछ करना था, ये सब कुछ करना था 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर। ये सब कुछ इंदिरा गांधी ने बिना सिंडिकेट से पूछे कर दिया, अनाउंस कर दिया। और जब हमारे देश का जो प्रधानमंत्री था वो तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन इसी समय 1967 में जो हमारे देश का उप प्रधानमंत्री बना था ना, वो मोरारजी देसाई बना था। उप प्रधानमंत्री हमारे देश का कौन बना था? मोरारजी देसाई, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, पहले पद दिया इसको, दूसरा पद इसको दिया था हमारे देश में वित्त मंत्री का। 2 पद दिए थे 1967 में जब हमारी सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी तो PM बनी थी, इसको बनाया गया था उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पद दिया गया था, क्योंकि भाई साहब अड़ गया था। इसने क्या बोला था पता तुम्हें? जब के कामराजन से पूछा था, है ना, इसको बोला था कि भाई तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे, तो ये अड़ गया कि नहीं मैं बनूंगा, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा मैं बचता हूँ शास्त्री के बाद, अब मैं ही बनूंगा। ये अड़ गया था। तो फिर के कामराज को बनाना चाहता नहीं था, के कामराज तो चाहता था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाना, तो उसने बोला चल ठीक है काम कर, तू प्रधानमंत्री बन जा और वित्त मंत्री भी तू बन जा और बता। तो फिर इसको वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनाकर मनाया था, तब माना था ये सब करने के बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये सब हो गया। अच्छा, इंदिरा गांधी ने जब ये किया तो उसने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात बोली ना 10 पॉइंट प्रोग्राम में। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात 10 पॉइंट प्रोग्राम में बोली ना, ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसने बिना अपने वित्त मंत्री से पूछे ही कर दी।
वित्त मंत्री से बिना पूछे ही कर दी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। और ये भाई से सोच रहा, जब टीवी पे आ गया ना इंदिरा गांधी बोल रही है कि मैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करूंगी, ये भाई बोल रहा है बैठकर, यार मैं वित्त मंत्री, मुझसे क्यों नहीं पूछा इंदिरा गांधी ने, ये सारे बैंक मेरे अंडर आते हैं ना, मुझसे पूछना चाहिए था ना, तो पूछा नहीं। तो भाई साहब गुस्से में भागता हो गया इंदिरा गांधी के पास, उसको बोला कि लो मैं इस्तीफा दे रहा हूं वित्त मंत्री पद से। इंदिरा गांधी बोला वित्त मंत्री से मत दे, तू प्रधानमंत्री से भी दे दे। सुन क्यों, आपकी विचारधारा और हमारी पार्टी की विचारधारा मेल नहीं खा रही है, इसलिए काम करो दोनों पद से दे दो। तो इंदिरा गांधी ने दोनों पद से इसका इस्तीफा ले लिया था, 1968 में ले लिया था। हाँ 1968 में मोरारजी देसाई का इस्तीफा ले लिया था इंदिरा गांधी ने, ये बोलकर कि आपकी विचारधारा हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं मैच खा रही है, इसलिए दोनों से इस्तीफा दे दो। ये भाई गया तो चोड़ चोड़ में था कि मैं थोड़ा डराऊंगा धमकाऊंगा उसको, एक दे के आऊंगा। इंदिरा ने दोनों ही मांग लिया कि दोनों दे दे बस, अब तो दोनों ही दे के चला जा। तो भाई साहब दोनों ही देकर आ गया। ये भी भाई खुद गर्ज है, ऐसा थोड़ी है ना। तो इसने भी इस 1968 में क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और चला गया। ये सब हुआ। अब 1969 में क्या हुआ वो देखो। 1969 में सबसे बड़ा काम हुआ, सबसे बड़ा कारनामा हुआ, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी। वो क्या हुआ देखो जरा, ये लिख लिया सारा, देखो 10 पॉइंट प्रोग्राम लिख लिया ना। अब देखो 1969 में क्या हुआ। 1969 में हमारे देश का राष्ट्रपति इलेक्शन आ गया भाई। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, चकबंदी बाद में देखेंगे। और क्या समझ नहीं आया क्या, बस ठीक है। तो 1969 में क्या हुआ, राष्ट्रपति का इलेक्शन आ गया। क्योंकि उस समय हमारे देश का जो राष्ट्रपति था डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और अब नया राष्ट्रपति बनाना था। 1969 में इलेक्शन हो गया राष्ट्रपति का। जब 1969 में राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में कांग्रेस जो पार्टी थी, जो के कामराज की जो सोचो, सुनो ध्यान से, अब के कामराज मर चुका है, वो नहीं, अब आया निजलिंगप्पा। हाँ 9 में तो निजलिंगप्पा के कामराज के बाद दूसरा क्या बना, अध्यक्ष बना कांग्रेस पार्टी का, ये बना था। तो इस भाई साहब ने, इस निजलिंगप्पा ने क्या किया था, राष्ट्रपति पद के लिए अपने एक उम्मीदवार खड़ा किया था, इसका नाम था एन संजीवा रेड्डी। इसको बोलते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, ये आदमी था, इसको खड़ा किया था। अच्छा, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसा व्यक्ति था जो कि इंदिरा गांधी से बहुत चिढ़ता था, इन दोनों के बीच में पटती नहीं थी बिल्कुल भी। तो इंदिरा गांधी ने बोला देखो सर, आप इसको खड़ा मत करो, किसी और को खड़ा कर लो। अगर ये राष्ट्रपति बन गया तो मुझे बार बार टोकेगा, मुझसे बार बार पूछेगा और मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसको मत बनाओ। तो निजलिंगप्पा ने बोला भाई देखो मैडम, इसको तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही हो, आप हमारी बात तो मानती नहीं हो, बल्कि आपने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। आपने 10 सूत्री का कार्यक्रम हमसे बिना पूछे अनाउंस कर दिया। आपने हमारे वित्त मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री से बिना पूछे हमसे इस्तीफा ले लिया। उनसे, हमसे आपने पूछा नहीं, पूछा है ना। आपने बाहर से सलाहकार नियुक्त कर लिए सलाह लेने के लिए। तो अब हमें आप पे नियंत्रण रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम अभी संजीवा रेड्डी को लेकर आएंगे, इसको बनाएंगे हम राष्ट्रपति, आप पे नियंत्रण रखने के लिए। तो इंदिरा गांधी समझ गए भाई ये आदमी आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर इंदिरा ने क्या किया, नीचे नीचे अपने खुद का आदमी खड़ा करने की कोशिश करी। तो इंदिरा गांधी सोच रहे मैं किसको खड़ा करूं। तो उसने देखा आस पड़ोस में कोई होगा, तो उसने देखा कि उस समय भारत का जो उपराष्ट्रपति था उसका नाम था वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति था उसी समय हमारे भारत का, उसका नाम था वीवी गिरी। 1969 में ये वो आदमी था। अच्छा, वीवी गिरी की और इंदिरा गांधी की बनती बहुत थी। वीवी गिरी जो इंदिरा गांधी कहती थी वही मानता था। तो इंदिरा गांधी इसके पास पहुंची चुपके से, इसको बोला कि सर आप एक काम करो, आप खड़े हो जाइए इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो वीवी गिरी ने बोला भाई मैं तो उपराष्ट्रपति हूँ, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। तो इंदिरा ने बोला एक काम करो ना, इस्तीफा दे दो, क्या दिक्कत है, खड़े हो जाओ। वीवी गिरी ने बोला अगर मैं जीता नहीं, सुनो खड़े तो हो, बाकी मैं देख लूंगी, खड़े तो हो जाओ एक बार। बोला ठीक है भाई जी, खड़ा हो जाता हूँ। तो वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति पद से। अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनो, बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। अब ऐसी सिचुएशन आ गई जिस समय हमारे देश का राष्ट्रपति का इलेक्शन है, राष्ट्रपति कोई नहीं है गद्दी पर, ना उपराष्ट्रपति है, इसने भी इस्तीफा दे दिया। उस हालत में हमारे देश में फिर सीजेआई राष्ट्रपति बनता है। सीजेआई वो भी 6 महीने तक बनता है। 6 महीने के अंदर उसको भारत का राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाकर नया राष्ट्रपति बैठाना पड़ता है। जब हमारे देश का दोनों राष्ट्रपति ना हो तो उस समय सीजेआई बैठाया जाएगा गद्दी पर। सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो बैठे गद्दी पर, वो बैठा था फिर। अब ये खड़ा हो गया इलेक्शन में। जब ये इलेक्शन में खड़ा हुआ, निर्दलीय खड़ा हुआ था, बिना कोई दल के, ये दल से था, ये कांग्रेस के दल से था। अब जब ये खड़ा हुआ, ये बात पता लगी निजलिंगप्पा को। निजलिंगप्पा को पता लगी ये बात कि भाई इंदिरा गांधी कुछ ना कुछ तो करेगी जरूर। तो उसने पहले ही क्या कर दिया, उसने एक चाल चली, उसने
पूरी की पूरी पार्टी के लोगों को बुलाया, कांग्रेस के जितने भी हाई कमान के लोग थे, जितने भी लोग थे सदस्य, उन सबको बुलाया, उन सबको बोला कि आप सबको मिलकर एक आदमी को वोट करना, उसका नाम है एन संजीवा रेड्डी, इसको वोट करना आपको। अब तुम पता जो राष्ट्रपति का इलेक्शन तो इनडायरेक्ट होता है, हम वोट नहीं करते, बल्कि हमारे द्वारा चुने हुए लोग वोट करते हैं, है कि नहीं? हम थोड़ी वोट करते हैं, है ना? तो क्या हुआ, निजलिंगप्पा ने सब लोगों को बुलाया, सदस्यों को बोला कि भाई सबको इसी को वोट करना है, कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, ताकि इंदिरा गांधी कुछ और ना कर ले। उसने तो देख लिया सब, और इसी समय ये बात पहुंच गई इंदिरा गांधी के पास कि एन संजीवा रेड्डी के लिए कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग करी है, और मीटिंग में बोला है कि सब वोट इश्यू करेंगे। ये बात पता लग गई इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी ने भी एक मीटिंग कर ली छुपके से। तो इंदिरा गांधी ने जब मीटिंग करी, उसमें सब सदस्यों को फिर से बुलाया, और इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला जहां भी वोट करना आप स्वतंत्र हो अपने वोट के लिए, पर एक बार अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन लेना, बस अपनी अंतर आत्मा से वोट कर लेना। और कहते हैं अंतर आत्मा का जादू चल गया, और सब समझ गए थे कि इंदिरा गांधी क्या चाहती हैं, कहां वोट चाहती हैं। सब ने मिलकर एन संजीवा को वोट ना कर वीवी गिरी को वोट कर दिया, और वीवी गिरी क्या बन गया, देश का राष्ट्रपति बन गया 1969 के इलेक्शन में ही। पहले उपराष्ट्रपति था, फिर राष्ट्रपति बन गया, इस्तीफा दे के ना बना था। तो अब 1969 में क्या बन गया, वीवी गिरी भारत का राष्ट्रपति बन गया। देखो अब जैसे ही हुआ, एन संजीव जो आपका निजलिंगप्पा था, इसने इंदिरा गांधी को 12 नवंबर 1969 को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इस्तीफा नहीं, बर्खास्त कर दिया, बाहर निकाल दिया सीधा ही। 1969 में इंदिरा गांधी को बाहर निकाल दिया कांग्रेस पार्टी से। अब तुमसे क्वेश्चन आएगा, बताओ 1969 में कांग्रेस पार्टी टूटने के क्या क्या कारण थे, ये पूछेंगे कि 1969 में कांग्रेस पार्टी टूटने के क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण बताओगे कि इंदिरा ने 1967 में बाहर से सलाहकार नियुक्त कर लिए। इंदिरा गांधी सिंडिकेट की बात मान नहीं रही थी। इंदिरा गांधी ने 1967 में 10 सूत्री कार्यक्रम अनाउंस कर दिया। इंदिरा गांधी ने बिना वित्त मंत्री से पूछे, मोरारजी देसाई से पूछे, उसने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा कर दी। और पांचवा, मोरारजी देसाई का इस्तीफा ले लिया। और छठा, 1969 का सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसने राष्ट्रपति के इलेक्शन में अपने चुपके से अपना आदमी खड़ा कर दिया इंदिरा गांधी कांग्रेस के खिलाफ, जिसकी वजह से फिर कांग्रेस का जो अध्यक्ष था निजलिंगप्पा, उसने क्या किया, 12 नवंबर 1969 को इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। ये कारण तुम्हें पूछेंगे 5 नंबर में पूछते हैं कारण, याद रखना। पांचों कारण लिखोगे, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करोगे उनके बारे में, थोड़ा ब्रीफ करोगे, बताओगे उनके बारे में थोड़े कारण। पांचों कारण बता दिए ना, पांचों 5 नंबर में आएंगे। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं 1969 में। अब जब 1969 में ये हुआ, इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, इसका मतलब कुछ सदस्य इंदिरा गांधी के पास जाएंगे, कुछ निजलिंगप्पा के पास जाएंगे। तो जैसी कांग्रेस टूटी, उसकी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। अल्पमत का मतलब क्या, कि इंदिरा गांधी को जितनी सीटें चाहिए थी प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, उतनी उसके बाद थी नहीं। अब क्या करा जाए, तो इंदिरा गांधी ने एक पार्टी से सपोर्ट लिया, उस पार्टी का नाम था DMK। इसे सपोर्ट लिया, और इंदिरा गांधी ने खुद को अपनी पार्टी में, मतलब अपने आप PM बनी रही वो। लेकिन इसने 2 पार्टियां बनाई, इंदिरा गांधी ने बर्खास्त होते 2 पार्टियां कौन सी बनाई, एक उसने बनाई कांग्रेस, 2 पार्टियां, एक थी कांग्रेस O, इसका मतलब ओल्ड, एक थी कांग्रेस I, जो कि इंदिरा थी, या न्यू बोल दो, इसको N बोल दो, ओल्ड या न्यू बोल दो, या तो न्यू बोल दो या I बोल दो। तो ये जो आज तुम पार्टी देख रहे हो ना, ये इंदिरा गांधी की पार्टी है, जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। नेहरू वाली तो है ही नहीं, नेहरू वाली नहीं है, ओल्ड थी वो तो। आज जो पार्टी चल रही है ना तुम्हारे, जो तुम राहुल गांधी देखते हो, सोनिया गांधी देखते हो, वो सारी इंदिरा गांधी के पार्टी के लोग हैं, जो इंदिरा गांधी ने पार्टी बनाई थी। 2 पार्टियां बन गई थी ना, दो फाड़ हो गए थे, एक ओल्ड के, एक आई के। आई मतलब न्यू पार्टी, इंदिरा गांधी की पार्टी। तो इंदिरा गांधी की पार्टी गई, DMK से सपोर्ट लिया, और DMK ने सपोर्ट दिया, तो इंदिरा गांधी PM बनी रही 1969 में। अब जो PM बनी रही, तब उसने सोचा कि भाई देखो गठबंधन हो गया इन दोनों का। तुमसे पूछेंगे पहली बार गठबंधन भारत में किस पार्टी के साथ, किसके साथ, कब हुआ था, तो तुम बताओगे 1969 में भारत की पहला गठबंधन हुआ था, जिसमें कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार और DMK पार्टी साथ थी। यह आएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी को PM बने रहना था, इसके लिए उसने फिर सपोर्ट लिया, DMK का गठबंधन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब इंदिरा गांधी जब PM बन गई, अब उसको लगा ठीक है, अब शांत है सब कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब एक काम करते हैं, अब वो 10 सूत्री कार्यक्रम में उसको लागू करना शुरू करते हैं। तो लागू करने के लिए उसने एक के बाद एक काम करना शुरू कर दिया।
उसने लैंड सीलिंग एक्ट लाया, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया। प्री पेपर्स खत्म करने गई, 1 वोट से हार गई राज्यसभा में, 1 वोट से हार गई बस। फिर उसने अध्यादेश जारी करा, प्री पेपर्स को खत्म करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया। LIC को करने की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया। सब कुछ करने की, सुप्रीम कोर्ट ने उसके सारे काम बर्खास्त कर दिए एक के बाद एक। और सबसे बड़ा उसको गुस्सा तो तब फूटा जब वो 1 वोट से हारी राज्यसभा में 1970 में। जब 1970 में गई थी ना राज्यसभा में प्री पेपर्स को खत्म करने के लिए, तो वहां पर उसको 1 वोट से हार मिल गई। उसको गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि भाई अब बात नहीं बनेगी, एक काम करते हैं, वीवीगर को बोलते हैं, और वीवीगर को ये बोलते हैं कि जो 72 का इलेक्शन होने वाला है ना, देखो इलेक्शन कब होता है, 1967 में होता ना, अभी 5 साल कब होगा इलेक्शन, अब नेक्स्ट 72 में। तो इंदिरा गांधी सोचा भाई जो 72 में इलेक्शन होने वाला है उसको 71 में करवाएंगे, अब 71 में करवाएंगे। अब प्रधानमंत्री के पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि जब चाहे वो राष्ट्रपति से कहलवाकर नया लोकसभा का चुनाव करवा सकता है। ये होता है अधिकार एक प्रधानमंत्री के पास। तो इंदिरा ने क्या किया, 72 का इलेक्शन 1971 में करवाया। और जब 1971 में कराया तो जितनी भी पार्टियां थी सारी जुड़ गई, 7 से 8 पार्टियां जुड़ गई। इसमें बोला महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस। तुमसे पूछा था ना ग्रैंड अलायंस क्या है, तो तुम उसमें बताओगे तुम कि महागठबंधन था ये, जो कि 1967 में हुआ था, 1971 में हुआ था, जिसमें कि 7 पार्टियां इंदिरा गांधी के खिलाफ आके खड़ी हो गई थी। और उन सारी पार्टियों ने एक ही नारा दिया था। क्या नारा दिया था? इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी के पास क्या नारा था? गरीबी हटाओ। 1971 में इंदिरा गांधी के पास एक नारा था, गरीबी हटाओ। और इस नारे को लेकर वो जनता के पास गई, जनता को बोला कि देखो जनता, मेरी प्यारी प्यारी जनता, मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, पर मैं सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है। मैं तुम्हारे लिए काम करने गई थी, प्री पेपर्स खत्म करने गई थी, 1 वोट से हार गई राज्यसभा में। मैंने तुम्हारे लिए लैंड सीलिंग एक्ट लाया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मेरे पीछे मेरी खुद की सरकार के लोग लगे हुए हैं, मोरारजी देसाई लगे हुए, निजलिंगप्पा लगे हुए, क्या करूं मैंने सबका। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूं, गरीबों के लिए कुछ करूं, तो उसके लिए आपको मुझे भारी मतों से जितवाना पड़ेगा, भारी बहुमत से जिताना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। ये बात इंदिरा गांधी की सबने सुनी, और सब जितने भी लोग थे भारत के, उन सबको समझ में आ गया था भाई इंदिरा गांधी हमारे लिए काम कर जरूर रही है, पर इसके बीच में रोड़े आ रहे हैं। इसके लिए क्या करा जाए, अब इसको बहुमत से जितवाया जाए। तो 1971 का इलेक्शन इंदिरा गांधी पूरी बहुमत के साथ जीत गई। 375 सीटें आई इंदिरा गांधी को 1971 के इलेक्शन में, 375 सीटें। और नारा क्या था? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा दिया था 1971 में, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इस 375 सीटों में 25 जो सीटें थी किसकी थी? वो डीएमके की थी। 25 सीटें डीएमके की थी, ठीक है। और 350 सीटें किसकी थी टोटल? इंदिरा गांधी की। और पीएम बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 275। लेकिन अब कितनी आ गई? 350, मतलब बहुमत से भी ज्यादा, पूरा बहुमत आ गया, पूर्ण बहुमत आ गया। इसका मतलब पीएम बनी रहेगी। 71 में इंदिरा गांधी फुल मेजोरिटी के साथ जीत गई इलेक्शन, फुल मेजोरिटी के साथ प्रधानमंत्री बन गई। अब जैसे प्रधानमंत्री बनी उसी समय एक मुद्दा और आ गया 1971 का। अब तुम खुद बताओ 1971 में क्या मुद्दा आया था? बांग्लादेश का मुद्दा। बांग्लादेश का वॉर नहीं हुआ हमारा, बांग्लादेश को लेकर, पूरी पाकिस्तान को लेकर। तो इंदिरा गांधी ने उस वॉर में हमारी इंडियन आर्मी को इतना अच्छे से लीड किया, जिसकी वजह से हम 71 का वॉर जीत गए। और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर होगा तो जनता, तुम्हें पता कितनी भावुक हो जाती है, कितनी भावुक हो जाती है। और जो हमें पाकिस्तान से जितवा दे उसके लिए तो भाई फिर जनता पूरे फूलों के माले बिछा देती है सड़कों पर। यही इंदिरा गांधी के साथ हुआ 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने हमें पाकिस्तान से जितवा दिया और बांग्लादेश बनवा दिया। उसकी वजह से राज्यों में इलेक्शन होने थे विधानसभाओं के। 72 में राज्यों के विधानसभा के इलेक्शन होने थे। उन सारे के सारे राज्यों की विधानसभाओं में इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत गई, सारे इलेक्शन जीत गई, जितने भी विधानसभा थी सारे जीत गई। अब तुम बताओ, सेंटर में पावर उसकी है फुल मेजोरिटी के साथ, राज्य में पावर उसकी है। अब बताओ क्या पावर आ गई उसके हाथ में? फुल पावर आ गया। वो क्या नहीं कर सकती, अब कुछ भी कर सकती है। अब वो करेगी। अब देखो क्या क्या करेगी वो, है ना। यहां पर आगे हम कहां तक आ गए? हम 72 तक आ गए, 71 तक आ गए, है ना। 72 में हम जाएंगे तो 71 तक तुम्हारा 5 चैप्टर कंप्लीट, खत्म, 5 चैप्टर खत्म 71 तक। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसके 72 के आगे, 71 के आगे का, ठीक है। खत्म करें इसको, रफ करूं मैं अब इसको। चलो 5 मिनट का ब्रेक लो जब तक।